वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता के टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज। दोस्तों इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम प्रत्यास्थता के टोटल 78 क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों आज हमारा इसका पार्ट नंबर 1 होगा। इसके अंदर अपन करेंगे 26 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि दोस्तों इसके अंदर शुरुआत में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिए गए हैं वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके लास्ट में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल लिए गए हैं जो कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। दोस्तों आपके जो एयरफोर्स के एग्जाम होती है वो उसके अंदर जो 2 से 3 न्यूमेरिकल होते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं जो कंसेप्ट पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी के टॉप 100 क्वेश्चनों को और देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि ताप बढ़ाया जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि यदि अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान होता है दोस्तों किस प्रकार से चेंज होता है। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी घट जाता है। यानी दोस्तों यदि अपन ताप को बढ़ाते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान घट जाएगा। दोस्तों ये क्यों घटता है याद रखना। यदि दोस्तों अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो दोस्तों हमारा कोई भी पदार्थ होता है तो उसके अणुओं के मध्य दोस्तों जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है उसका मान कम हो जाता है। यानी दोस्तों टेम्परेचर के बढ़ाने के कारण अंतराणु का आकर्षण बल का मान कम हो जाता है और इस बल के मान के कम होने के कारण दोस्तों हमारा प्रत्यास्थता गुणांक का मान भी घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज के सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी आकृति आयतन अथवा लंबाई में परिवर्तन का विरोध करती है कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमारा कोई भी मटेरियल है उसकी उस क्वालिटी को क्या कहते हैं जिसके कारण वह अपनी शेप के अंदर वॉल्यूम के अंदर एवं लेंथ के अंदर चेंज का अपोज करती है। तो दोस्तों उस क्वालिटी को कहते हैं अपन एलास्टिसिटी। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रत्यावस्था है उसकी परिभाषा दी हुई है। यानी किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी आयतन में अपनी आकृति में एवं अपनी लंबाई में परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को कहते हैं दोस्तों अपन प्रत्यावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के तार का यंग मापांक वाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई को L/2 तथा त्रिज्या को R/2 कर दें तो यंग मापांक हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि यहाँ पर एक वायर है इसकी दोस्तों लेंथ आपको L दी हुई है और रेडियस आपको R दी हुई है और इसका दोस्तों जो हमारा यंग मापांक है यंग मॉडुलस है वो वाई दिया हुआ है। यदि दोस्तों इसकी लेंथ को हाफ कर दें और रेडियस को भी हाफ कर दें तो आपको बताना कि जो हमारा जो यंग मापांक हो जाएगा यंग मॉडुलस होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी हमारा दोस्तों यंग मापांक पहले के बराबर ही होगा क्योंकि दोस्तों याद रखना जो यंग मापांक होता है यंग मॉडुलस होता है वो कभी भी दोस्तों वायर की विमा पर डिपेंड नहीं करता। यानी दोस्तों हमारा कोई भी तार होता है उसकी आकृति या इसके आयाम पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो वायर है वो किस मेटल का बना हुआ आता है। यानी कि दोस्तों हमारी जो धातु होती है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। कभी भी इसकी वायर के आयाम पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो यंग मापांक होगा वो वाई ही रहेगा यानी पहले के समान क्योंकि यह इसकी लंबाई एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हुक का नियम परिभाषित करता है। यानी दोस्तों हमारा जो हुक्स लॉ होता है वो किसको डिफाइन करता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी प्रत्यास्थता गुणांक को। क्योंकि दोस्तों यंग पर जो हमारा हुक का नियम होता है वो क्या कहता है कि दोस्तों हमारा जो प्रतिबल होता है वो समानुपाती होता है विकृति के। तो दोस्तों यदि इस नियम के अंदर इस समानुपाती स्थिरांक को अवधि अपन उठाते हैं तो यदि इक्वल का चिन्ह करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक स्थिरांक लगाया जाता है वाई और दोस्तों यही वाई हमारा क्या होता है प्रत्यावस्था गुणांक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो हुक का नियम होता है वो हमारे प्रत्यावस्था गुणांक को डिफाइन करता है यानी परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जो हुक्स लॉ होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करेगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पांचवें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अनुदैर्ध्य विकृति केवल संभव में है। यानी दोस्तों हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल स्टेंस होता है वो आपको बताना है किसके अंदर पॉसिबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी सॉलिड में। दोस्तों याद रखना जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो केवल ठोसों में संभव होती है, बल्कि गैस, तरल एवं द्रवों में यह संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है कि यदि कोई वायर है इस पर यदि अपन फोर्स लगाते हैं तो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है, इसकी लंबाई में परिवर्तन और इसकी लंबाई के अनुपात को अपन अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं जो वायर होते हैं वो हमारे केवल ठोस के ही बने होते हैं यानी सॉलिड मटेरियल के बने होते हैं। लिक्विड एवं गैस के तो दोस्तों हम तार बना नहीं सकते यानी वायर बना नहीं सकते। तो इसके कारण दोस्तों इसके अंदर ही हमारी जो अनुदैर्ध्य विकृति है वो भी संभव नहीं है। तो अनुदैर्ध्य विकृति केवल ठोसों में संभव होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि लोहे और रबर की सर्व प्रकार समान दो तार समान भार द्वारा खींची जाती है तो लोहे में परमाणु होंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या पूछा गया है कि दोस्तों आपके पास दो वायर हैं जो बिल्कुल यानी दोस्तों दोनों समान रूप से यानी इसकी लेंथ भी बराबर है, रेडियस भी दोनों की समान है, नहीं सर्व प्रकार समान है। लेकिन दोस्तों पहली आपकी लोहे की है और दूसरी रबर की है। तो आपको बताना है कि दोस्तों लोहे में जो परमाणु होंगे वो रबर की तुलना में कम होंगे या अधिक होंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी रबर की तुलना में अधिक होंगे। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों अपन जानते हैं जो लोहे का प्रत्यास्थता गुणांक होता है वाई वो रबर की तुलना में अधिक होता है। तो इसके कारण दोस्तों यदि इनको समान भार से खींचा जाएगा तो हमारा दोस्तों लोहे के अंदर तो परिवर्तन यानी लंबाई में कम होगा और रबर की लंबाई में अधिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता गुणांक का मान कम है या कम अपोज करेगा। और दोस्तों यदि कम अपोज करेगा तो इसके दोस्तों निश्चित भाग में यदि अपन इस लोहे के अंदर जो परमाणु देखेंगे वो रबर की तुलना में अधिक होंगे, क्योंकि रबर के अंदर अधिक खिंचाव के कारण ये दूर दूर हो जाएंगे। तो लोहे में जो परमाणु होंगे रबर की अपेक्षा अधिक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी लोहे एवं रबर की सर्व प्रकार समान दो तार को समान भार से खींचा जाएगा तो हमारे जो लोहे में जो परमाणु होंगे वो रबर की अपेक्षा अधिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी तार का बल नियतांक निर्भर नहीं करता। यानी दोस्तों हमारा जो तार का बल नियतांक यानी फोर्स कांस्टेंट होता है वो आपको बताना है किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो यह प्रत्यास्थता गुणांक होता है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो होता है एफ अपॉन में ए और इसके पेपर में होता है डेल्टा एल अपॉन में ए। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो एफ इजिकल टू दोस्तों में प्राप्त होता है वो वाई डेल्टा एल अपॉन में एल और अप इंटू में ए होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो ये फोर्स कांस्टेंट होता है या फोर्स होता है यह दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो दोस्तों हमारे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और दोस्तों ये जो एरिया है इस प्रकार से दोस्तों यही त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर त्रिज्या जाती है। और दोस्तों हमारा जो बल नियतांक वो लेंथ पर भी निर्भर कर यानी लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों इन तीनों चीज़ों में ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जिस पर बल नियतांक निर्भर न करता हो, बल्कि दोस्तों इन तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की ही क्यों बनी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारी जो स्प्रिंग होती है वो दोस्तों हमारी जो स्टील की बनी होती है न कि कॉपर की। दोस्तों ये क्यों बनी होती है वो आपको इसका रीज़न बताना है। रीज़न दोस्तों आपको दिए हुए हैं कि तांबा स्टील से अधिक महंगा होता है, या तांबा स्टील की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, या तांबे की अपेक्षा यानी स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो स्टील होता है वो अधिक प्रत्यास्थ होता है और जो तांबा होता है वो कम प्रत्यास्थ होता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी जो स्प्रिंग होती है वो स्टील की बनाई जाती है। क्योंकि यदि इसकी प्रत्यास्थता का मान दोस्तों अधिक होगा तो यदि अपन इसकी लंबाई में दोस्तों लेंथ के अंदर इंक्रीज करेंगे तो यह इसका अधिक अपोज करेगा। और दोस्तों अपन स्प्रिंग किस लिए बनाते हैं कि यह इसकी लंबाई का अपोज करे। तो इसके कारण दोस्तों जो स्प्रिंग होती है वो तांबे के तार की न बनी होकर के स्टील की बनी होती है, क्योंकि स्टील की जो प्रत्यास्थता का मान होता है वो तांबे की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया हुआ है कि एक स्टील के तार को एक निश्चित बार से खींचा जाता है। यदि इसके पदार्थ का यंग मापांक वाई है तो वाई का मान कम करना है तो।
यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारे को एक स्टील का तार दे दिया और दोस्तों इसका जो यंग मॉडुलस है वो आपको वाई दिया हुआ है। आपको बताना है कि दोस्तों इसको अपन किस प्रकार से चेंज करते हैं, यानी यंग मॉडुलस को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इसकी त्रिज्या को कम करके, त्रिज्या को बढ़ा करके, या लंबाई को बढ़ा करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो हमारा यंग मॉडुलस होता है दोस्तों, यह तार के आयाम पर निर्भर नहीं करता है, यानी दोस्तों इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह जो तार होता है वो किस मेटल का बना हुआ आता है, यानी किसी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसके कारण दोस्तों इसकी त्रिज्या को कम करके, बढ़ा करके, या लंबाई को बढ़ा करके अपन इसको कम नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं आपके लिए 10वां क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया गया है कि चल कुंडली धारा मापी में क्वार्ट्ज के तार का प्रयोग करते हैं क्योंकि, यानी दोस्तों हमारी जो चल कुंडली धारा मापी होती है उसके अंदर अपन क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं, दोस्तों क्यों करते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि यह एक विद्युत का सुचालक है, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नगण्य होता है, यंग मापांक अधिक होता है, या प्रत्यास्थ सीमा नहीं होती। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखना दोस्तों, हमारा जो क्वार्ट्ज होता है उसका प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव होता है दोस्तों, वो नगण्य होता है। इसी के कारण दोस्तों इसका जो चल कुंडली धारा मापी में इसका उपयोग होता है। और दोस्तों इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव सर्वाधिक किसका होता है, तो दोस्तों ये सर्वाधिक होता है कांच का, और दोस्तों क्वार्ट्ज के लिए होता है ये नगण्य। इसी के कारण दोस्तों इसका जो उपयोग है वो चल कुंडली धारा मापी में किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ठोस और द्रव्य की अपेक्षा गैस में होती है। दोस्तों आपको बताना है कि ठोस एवं गैस की अपेक्षा ऐसी क्या चीज़ है जो गैसों में अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी आयतन प्रत्यास्थता न्यूनतम। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी गैस होती है उस पर दोस्तों थोड़ा सा, यानी अपन बिल्कुल स्मॉल फोर्स लगाते हैं तो भी इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज हो जाता है, यानी आयतन के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके कारण दोस्तों अपन कह सकते हैं कि गैस होती है उसके अंदर जो आयतन प्रत्यास्थता का गुण होता है वो न्यूनतम होता है ठोस और द्रव्य की अपेक्षा। क्योंकि यदि हमें ठोस के एवं द्रव के वॉल्यूम में यदि चेंज करना है तो इस पर अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी, यानी दोस्तों ये इसका अपोज करती है। बल्कि गैस के अंदर ये आसानी से चेंज हो जाता है, यानी कि इसके अंदर आयतन प्रत्यास्थता न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हाँ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनवार पदार्थ की प्रत्यास्थता ताप के साथ बढ़ती है, घटती है, निर्भर नहीं करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आज के जो हमारा वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था उसके मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान होता है, यानी दोस्तों जो प्रत्यास्थता होती है वो ताप के साथ घट जाती है, क्योंकि जो हमारे पदार्थ के अणुओं के मध्य अंतराणु बल होता है उसका मान टेम्परेचर के साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाता है, और इसके मान डिक्रीज होने के कारण इसका जो प्रत्यास्थता का मान भी ताप के साथ घट जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो इनवोर पदार्थ होता है उसकी प्रत्यास्थता का मान भी ताप के साथ घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 13वां क्वेश्चन है। आज के 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव किसके लिए अधिकतम होता है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव होता है दोस्तों वो सर्वाधिक कांच के लिए होता है, और दोस्तों क्वार्ट्ज के लिए है नगण्य होता है। इसी के कारण क्वार्ट्ज का जो उपयोग होता है वो चल कुंडली धारा मापी में होता है। और दोस्तों याद रखना ये दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। जो हमारा प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव होता है वो कांच के लिए तो सर्वाधिक होता है और क्वार्ट्ज के लिए नगण्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इसको भी दोस्तों नोट कर लें, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कांच के लिए अधिकतम होता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 के क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या पूछा गया है कि वह पदार्थ जो व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो क्वार्ट्ज होता है उसका जो उत्तर प्रभाव होता है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव और नगण्य होता है। इसी के कारण इसका चल कुंडली धारा मापी में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी आपको क्या पूछा गया है वही पदार्थ पूछा गया है जो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता। तो दोस्तों क्वार्ट्ज का यह प्रत्यास्थ प्रभाव नगण्य होता है, यह नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक धातु के दंड के दोनों सिरों के मध्य केंद्र पर भार लटकाया गया है, केंद्र पर अवनमन समानुपाती होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक धातु है दोस्तों, वह दोनों सिरों पर यानी सिरों से धरी हुई है और दोस्तों इसके बीच में कोई भार लटकाया हुआ है। तो इसके अंदर दोस्तों जो अमन होता यानी अवनमन होता है यानी सिग्मा, यह आपको बताना है कि दोस्तों यानी कि किस यानी अवमन किसके समानुपाती होता है। तो दोस्तों याद रखना है इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा का दोस्तों, उसके अंदर यानी कि जो वाई होता है हमारा यंग गुणांक नीचे आता है। तो याद रखना जो हमारा जो अवनमन होता है यह जो हमारा मॉडुलस होता है मापांक, इसके दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना दोस्तों हमारा कोई भी यदि वायर है उसके बीच में यदि अपन भार लटकाते हैं तो इसके अंदर जो अवनमन आ जाता है यह यंग मॉडुलस के हमारे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि समान लंबाई के दो तार एक ही धातु के बने हैं, तार ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना है। यदि इन तारों के सिरों से एक समान बार लटकाया जाए तो उनकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि दो वायर हैं दोस्तों इस प्रकार से हमारे, और दोस्तों उन दोनों की लंबाई समान है, लेकिन दोस्तों इसका जो व्यास है वो ए तार का जो व्यास है वो बी की तुलना में दोस्तों दोगुना है। तो आपको बताना है कि यदि समान भार इनसे लटकाया जाए तो इनकी लंबाई में दोस्तों जो परिवर्तन होगा वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होंगे, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा, एफ अपॉन में ए इज इक्वल टू में डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। यहाँ से दोस्तों अपन लंबाई में परिवर्तन का जो फॉर्मूला निकालते हैं तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा एफ एल अपॉन में वाई ए। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो डेल्टा एल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, या अपन कह सकते हैं कि दोस्तों यह त्रिज्या की स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो डेल्टा ए अपॉन में जो डेल्टा बी हो जाएगा हमारा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आर बी का स्क्वायर अपॉन में आर ए का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यही इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। और हमें दिया हुआ है कि दोस्तों ए तार का जो व्यास है वो बी का दो गुना है। तो दोस्तों आर ए की जगह अपन टू आर बी रखेंगे तो ऊपर तो जाएगा हमारा आर बी का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा दोस्तों टू आर बी का स्क्वायर, क्योंकि आर ए की जगह अपन टू आर बी रख देंगे क्योंकि इसका व्यास दो गुना तो त्रिज्या भी दो गुनी हो जाएगी। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो दोस्तों आपका 1/4 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ए तार में जो परिवर्तन हो रहा है वो बी तार में परिवर्तन का 1/4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी आपको प्राप्त हुआ है जो डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी है उसका मान 1/4 है, यानी डेल्टा एल ए है वो डेल्टा एल बी का चौथा हिस्सा ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि तार की लंबाई काटकर आधी कर दें तो वह भार सह सकेगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक तार है, यदि दोस्तों इसकी हाइट यानी जो हमारी लेंथ है इसको काट कर अपन हाफ कर दें तो आपको बताना है इसके द्वारा जो सहने वाला भार होगा वो दोस्तों आधा हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, पहले के बराबर होगा। दोस्तों याद रखना जो त्रोटन बल होता है यानी दोस्तों कोई भी तार होता है यानी वह भार जो इसको तोड़ सके यानी वह बल जो इसको तोड़ सके उसे बोलते हैं अपन त्रोटन बल। तो दोस्तों ये जो त्रोटन बल होता है ये याद रखना हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी समानुपाती होता है दोस्तों, यानी इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है इसके समानुपाती होता है। और दोस्तों यही इस लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों इसकी लंबाई को किसी प्रकार से चेंज करें, चाहे दोगुनी करें या काट कर आधी करें, इसका द्वारा दोस्तों जो सहने वाला भार होगा वो पहले के बराबर ही होगा, यानी कि यह नहीं टूटेगा। यदि इसके क्षेत्रफल को दोस्तों अपन आधा कर दे तो जो इसकी टूटने की क्षमता होती है दोस्तों हमारी 1/4 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी लंबाई को काटा गया है तो लंबाई के काटने पर दोस्तों इसका जो सहने वाला भार है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ही पदार्थ के दो तार ए तथा बी की लंबाइयों का अनुपात 1:2 है एवं व्यास का अनुपात 2:1 है। यदि इन्हें समान बल द्वारा खींचा जाए तो लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमें इनका जो लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है एवं व्यासों का अनुपात दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि इनकी लंबाइयों में परिवर्तन कितना होगा, उसका अनुपात क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि
डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा एफ एल अपॉन में वाई ए। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों डेल्टा एल है वो एक तो हमारा समानुपाती होता है एल के, और दूसरा व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, यानी आर स्क्वायर या डी स्क्वायर अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि डेल्टा एल वन अपॉन में डेल्टा एल टू आपका जो प्राप्त हो जाएगा वो दोस्तों एल वन अपॉन में एल टू और क्रॉस में आर टू का स्क्वायर अपॉन में आर वन का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों हमें एल वन और एल वन टू का जो अनुपात दिया हुआ है, लंबाइयों का अनुपात, वो 1:2 दिया हुआ है। और दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:1। तो इसका एक स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 4:1 हो जाएगा। और लेकिन आर टू हमारा ऊपर है तो इस प्रकार से जाएगा 1/4। तो दोस्तों यानी कि आर टू ऊपर है, आर वन नीचे है, तो हमारा 4 हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। फिर इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1/8 है। यानी दोस्तों डेल्टा एल वन और डेल्टा एल टू का जो अनुपात में प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया 1:8 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों जो न्यूमेरिकल है वो हार्ड नहीं है, वो ओनली कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। इसी के कारण दोस्तों ऐसे जो न्यूमेरिकल है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन न्यूमेरिकलों को भी जरूर के लिए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 है। अब देखते हैं आपके लिए 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अधिक समय तक उपयोग करने पर स्प्रिंग तुला सही पाठ्यांक नहीं देता क्योंकि। यानी दोस्तों हमारा जो स्प्रिंग तुला होता है उसका रेगुलर, यानी दोस्तों अपन ज़्यादा समय तक यदि इसका उपयोग में ले लेते हैं तो कुछ समय बाद यह सही पाठ्यांक नहीं देता। वह किसके कारण नहीं देता? स्प्रिंग की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, या प्रत्यास्थता घट जाती है, या प्लास्टिक शक्ति घट जाती है, या प्लास्टिक शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी स्प्रिंग की प्रत्यास्थता घट जाती है। दोस्तों याद रखना, यदि कोई भी स्प्रिंग है, यदि दोस्तों इसको बार बार में अपन यानी कि दोस्तों उपयोग में लेंगे तो उपयोग में लेने के कारण क्या होती है कि दोस्तों ज़्यादा समय तक उपयोग में लेने पर इसका जो प्रत्यास्थता का मान होता है, गुण होता है, वो कम हो जाता है। इसी के कारण दोस्तों यह हमारा सही पाठ्यांक नहीं बताता यदि इसको ज़्यादा समय तक यूज में लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी स्प्रिंग की जो प्रत्यास्थता होती है वो घट जाती है। अब आपके लिए 26वां क्वेश्चन है। 26वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक लोहे के तार की लंबाई एल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए, और इन्हें दोनों सिरों पर एफ न्यूटन बल द्वारा खींचकर इसकी लंबाई में वृद्धि एल होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? लंबाई में परिवर्तन एल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, लंबाई में परिवर्तन ए के अनुक्रमानुपाती है, लंबाई में परिवर्तन ए के व्युत्क्रमानुपाती है, या यंग मापांक की व्युत्क्रमानुपाती है। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि एक तार है उसकी लंबाई एल है, यदि दोस्तों इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और इसको दोस्तों यानी एफ बल से खींचकर इसकी लंबाई में स्मॉल एल परिवर्तन कर दिया गया है, तो आपको बताना कि जो स्मॉल एल होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है वो एफ एल अपॉन में वाई ए होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो लंबाई में परिवर्तन होता है दोस्तों वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ए है इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एल लंबाई के एक तार में एल एल लंबाई की वृद्धि होती है यदि अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए केवल लंबाई आदि कर दी जाए तो लंबाई में परिवर्तन होगा। दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है कि कोई एक एल लंबाई का तार है, यदि उसकी लंबाई में एल वृद्धि होती है, यदि दोस्तों इसका जो लंबाई का मान है वो हाफ कर दिया गया है, तो आपको बताना है कि जो लंबाई में उसके बाद में वृद्धि होगी वो कितनी होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है हमारा एफ एल अपॉन में वाई ए। तो यहाँ से दोस्तों यदि एल का मान अपन आधा कर देंगे तो दोस्तों डेल्टा एल का मान भी आधा हो जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा एल यानी लंबाई में जो परिवर्तन है वो एल के समानुपाती है। यदि इसके मान को आधा कर दिया गया है तो दोस्तों हमारा जो इसका मान भी आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक एल लंबाई के तार पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल आरोपित करने पर इसकी लंबाई में एल वृद्धि होती है, तो प्रतिबल समानुपाती है। दोस्तों में क्या दिया हुआ है कि कोई एक एल लंबाई का तार है और उसका जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल यदि इस पर आरोपित होता है तो इसकी लंबाई में एल परिवर्तन होता है, तो प्रतिबल समानुपाती होगा। तो हम जहाँ आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों जो हमारा हक का लो होता है, हुक का लो, वो हमें क्या कहता है कि जो दोस्तों प्रतिबल होता है वो समानुपाती होता है विकृति के। और हम जानते हैं दोस्तों विकृति होती है वो डेल्टा एल अपॉन में एल होती है, यानी लंबाई में परिवर्तन अपॉन में एल होती है। तो हुक के नियम के अनुसार अपन बता सकते हैं दोस्तों प्रतिबल होगा वो
एल अपॉन एल के समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि लंबाई में जो वृद्धि हुई है वहाँ पर डेल्टा एल का मान हमें स्मॉल एल दिया हुआ है और उसकी लंबाई कैपिटल एल है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी प्रतिबल किसके समानुपाती हो जाएगा, विकृति के, और विकृति हो जाएगी हमारी स्मॉल एल अपॉन में एल। अब देखते हैं आपके लिए 23वां क्वेश्चन है। दोस्तों 23वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए तथा बी दो तार हैं। ए तार की त्रिज्या बी तार से दोगुनी है। दोनों समान भार से खींचे जाते हैं तो बी पर लगने वाला प्रतिबल होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि ए एवं दो तार हैं, ए एवं बी। दोस्तों ए की जो रेडियस है वो बी की तुलना में दोगुनी है। तो आपको बताना है कि जो बी पर लगने वाला प्रतिबल होगा वो ए के बराबर होगा, इससे 4 गुना होगा या 2 गुना होगा या आधा होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा प्रतिबल होता है वो एफ अपॉन में ए होता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिबल हो जाएगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ए के, या अपन कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आर स्क्वायर के। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो पी बी अपॉन में पी ए हो जाएगा वो आर ए की स्क्वायर अपॉन में आर बी की स्क्वायर हो जाएगा। और हमें दिया हुआ है कि दोस्तों आर ए यानी जो ए तार की त्रिज्या है वो बी तार की दोगुनी है, यानी 2b अपन यहाँ पर लिख देंगे और इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारा, यानी दोस्तों आर बी हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा हमारा आर बी का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो हमारा 4 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो अपन यहाँ से अपन पाते हैं कि दोस्तों हमारा जो बी का जो प्रतिबल है वो ए के प्रतिबल की यानी तुलना में 4 गुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी बी पर जो लगने वाला प्रतिबल होगा वो ए से 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन यदि आपको एक बार समझ में नहीं आते हैं तो आप दोस्तों बैक करके इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आर त्रिज्या के तांबे के तार को तोड़ने के लिए एफ बल की आवश्यकता होती है, तो 2r त्रिज्या के तार को तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो त्रुटन बल होता है, त्रुटन बल यानी कि जो तोड़ने वाला बल, त्रुटन बल है, यह हमारा दोस्तों समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, यानी दोस्तों जो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसी के समानुपाती होता है। या अपन कैसे के समानुपाती हो जाएगा आर स्क्वायर के। तो दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है कि जो यदि उसकी त्रिज्या को 2r कर दिया गया है, यदि दोस्तों त्रिज्या को अपन 2r कर देंगे तो दोस्तों हमारा जो बल हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी आर त्रिज्या के तांबे के तार को तोड़ने के लिए यदि एफ बल की आवश्यकता होती है तो 2r त्रिज्या के तार को तोड़ने के लिए हमें 4f की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि अपन त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो हमारा फोर्स 4 गुना जाएगा, क्योंकि जो त्रुटन बल होता है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज के 25वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वायु प्रत्यावस्था गुणांक वाले एक तार में एक्स रेखीय विकृति उत्पैदा की जाती है, तो इस तार के पदार्थ के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थता होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक तार है उसका प्रत्यास्थता गुणांक y है और उसके अंदर विकृति x पैदा होती है, तो इसके जो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है वो कितनी होगी। दोस्तों आपको पता होगा कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति होता है, प्रतिबल गुणा में विकृति। दोस्तों अपन इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, यानी प्रतिबल की जगह दोस्तों अपन यंग यानी y गुणा विकृति लिखते हैं, तो हमारा 1/2 गुणा ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति की स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हमें विकृति क्या दी हुई है, अक्ष दी हुई है। तो यदि अपन विकृति की जगह अक्ष रखेंगे तो हमारा जो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हमारी निकल कर आ जाएगी 1/2 वाई एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों याद रखना ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेना कि जो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है एक ये फॉर्मूला भी होता है 1/2 इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक विकृति का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 1/2 वाई एक्स स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज के लास्ट क्वेश्चन भी दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ही पदार्थ के 4 तारों जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं समान भार लटकाया जाता है, तो इनमें से किस तार की लंबाई में सबसे अधिक वृद्धि होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई 4 तार दिए हुए हैं, उनकी विमाएं सभी की अलग अलग हैं, इनको दोस्तों समान भार लटकाया जाता है, तो आपको बताना है कि किस तार की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसका फॉर्मूला आपका याद होगा एफ एल अपॉन में वाई ए। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों डेल्टा एल होता है वो एक तो एल के समानुपाती होता है, दूसरा ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या अपन इसको कह सकते हैं कि आर स्क्वायर के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि ए होता है दोस्तों वो आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, तो डेल्टा एल होगा वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें पता लगता है कि जिसके लिए दोस्तों
एल अपॉन आर स्क्वायर का मान दोस्तों सर्वाधिक होगा, उसके अंदर यानी लंबाई में परिवर्तन सर्वाधिक होगा। तो इन चारों तार के लिए दोस्तों अपन एल अपॉन में आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, जिसके लिए दोस्तों ये जो सर्वाधिक होगा उसी के अंदर यानी लंबाई में सर्वाधिक परिवर्तन होगा यानी वृद्धि होगी। तो दोस्तों पहले तार के लिए अपन निकालते हैं 100 के अंदर यदि दोस्तों ए का स्क्वायर करके अपन यानी इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा 100 प्राप्त होता है। दूसरे तार के लिए देखते हैं, यदि दोस्तों अपन 200 के अंदर 4 का डिवाइड करते हैं तो हमें 50 प्राप्त होता है। तीसरे तार के लिए देखते हैं दोस्तों, यदि अपन 300 के अंदर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, यदि इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा नीचे बच जाएगा 3, इसको करेंगे तो लगभग 33.3 प्राप्त होगा। और चौथे तार के लिए देखते हैं कि अपन यदि दोस्तों 50 को यानी इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों 0.5 का, तो 5 का तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 25 और 10 की घात -1 यानी ऊपर चली जाएगी, हो जाएगा 100। तो इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो दोस्तों हमें 200 प्राप्त होता है। तो अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा एल अपॉन में जो आर स्क्वायर का जो मान होता है वो सर्वाधिक चौथे तार के लिए प्राप्त होता है 200। तो इसके कारण अपन कह सकते हैं कि दोस्तों जो तार की लंबाई में सबसे अधिक वृद्धि होगी वो होगी चौथे तार के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि इसके अंदर जो एल अपॉन में आर स्क्वायर या डी स्क्वायर का जो अनुपात है वो सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो लास्ट ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अपन इसके पार्ट नंबर 2 के साथ, उसके अंदर इसके जो 26 से आगे की जो सभी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। जब तक जय हिंद दोस्तों। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, इसको ज़्यादा से शेयर करें, जिससे कि दोस्तों आपको एग्जाम तक ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो प्रोवाइड हो सके। जय हिंद दोस्तों।